अब हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर और उनके रूट्स किस तरीके से निकलते हैं वो हम सीखेंगे। तो इसमें ना 3 केसेस होते हैं, इन 3 केसेस को ध्यान रख लेना। फॉर्मूला समझ लो, कुछ भी बोल लो उसको। मैंने एक फॉर्मूला बताया था इससे पहले, ये वाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2 है। सो इसमें जो ये बी स्क्वायर वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला रूट के अंदर वाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसको क्या क्या कहते हैं हम? इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, डी जिसे हम बोल देते हैं। जो हमारी डी की वैल्यू होती है वो होती है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसको ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, इसी के वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा कि तुम्हारे रूट का नेचर क्या होगा या रूट तुम्हारे कैसे होंगे। क्लियर है? सबसे पहला केस देखते हैं हम, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो डी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। ठीक है, डी की वैल्यू 0 का मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर। तो जब भी मैं बोलूंगा कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 होगी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल्स टू 0 रखना तुमने। ये मतलब है सीधा सीधा उसका। ठीक है, तो अब जब भी तुम्हारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो इसका नेचर ऑफ रूट कैसा होता है? ठीक है, तो इसके दो रूट निकलेंगे। हमें पता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके दो रूट्स निकलते हैं। तो अगर उसके दो रूट्स निकलेंगे, वो दोनों रूट्स कैसे होंगे? तो जो नेचर होगा वो कैसा होगा? रियल, रियल एंड इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारी रूट्स निकलेंगे दो, यानी एक्स की जो वैल्यू निकलेगी दो, वो कैसी होगी? रियल होगी, यानी रियल नंबर होगा, एंड इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, यानी दोनों के दोनों रूट्स जो आएंगे वो बराबर आएंगे। तो दोनों के दोनों रूट्स जो होंगे वो कैसे आएंगे? बराबर आएंगे। ऑलराइट, बराबर का कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर तुम्हारे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तुमने सॉल्व करी, उसके रूट्स निकाले तुमने, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई एक की, तो दूसरी वाली भी जो वैल्यू आएगी वो भी 2/3 आ जाएगी। ये कहने का मतलब है इसका। ठीक है, बराबर होने का, यानी दोनों जो रूट्स आते हैं वो सेम आते हैं। क्लियर है? वही अगर सेकंड केस हम देखें यहाँ पे, तो सेकंड केस में क्या बोलेंगे हम कि जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, यानी डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है। 0 से बड़ी होने का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो इसमें नेचर ऑफ रूट कैसा होगा? रियल होगा। ठीक है, दो रूट्स निकलेंगे तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि दो रूट्स तो निकलेंगे और वो दोनों कैसे होंगे? डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग अलग होंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर वन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2/3, सो अदर माइट बी -3/4। ये जस्ट एन एग्जांपल है। ठीक है, तो अगर एक 2/3 है तो दूसरा अलग होगा, ये कहने का मतलब है। और दोनों रियल नंबर्स होंगे। अब तुम देखोगे 2/3 भी रियल होता है और -3/4 भी रियल नंबर होता है। क्लियर है? ओके, so the third case is, and the last case is when the value of discriminant is less than 0. That means b square minus 4ac is less than 0. So what will happen when b square minus 4ac will be less than 0? So you will again get two roots. ठीक है, but both the roots won't be real. ठीक है ना? So both the roots won't be real. So you will get no real roots, no real roots. ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, यानी नेगेटिव आएगी, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नो रूट्स, मैं कह रहा हूं नो रियल रूट्स। ध्यान रखना, दोनों पे डिफरेंस है। हाँ, नो रूट्स का मतलब ये होता है कि रूट्स ही नहीं होंगे। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, रूट्स होंगे लेकिन रियल नंबर नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे होंगे? वो इमेजिनरी नंबर होंगे, जो कि तुम क्लास 11th में पढ़ोगे क्या होते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब तुम्हारे रूट के अंदर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो है वो रूट के अंदर की ही वैल्यू होती है। क्लियर है?
तो कभी भी तुम्हारे रूट के अंदर अगर -2 -3 ऐसी वैल्यू आ गई है तो इसका कभी भी क्या नहीं निकलेगा, तुम्हारा रियल रूट्स नहीं निकलेंगे इसके। बाकी अगर रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यूज है, जीरो कुछ भी है, ठीक है, इक्वल टू जीरो भी है, तो भी तुम्हारे क्या हो जाएंगे, रियल रूट्स निकल जाएंगे, ठीक है, और दो ही रूट्स निकलेंगे। तो इस क्लास में तुम 10th में हो तो तुम लोग जो फर्स्ट वाला है केस और जो सेकंड वाला केस है वही यूज करते हो। ये जो थर्ड वाला केस है, इसमें बस तुमसे ना हमेशा क्या पूछेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या होगा, बस। जब भी नेचर ऑफ रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो वो थर्ड वाला पूछ सकता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स एंड ऑल्सो फाइंड द रूट्स, अगर रूट्स भी निकालना होगा तो कभी भी तुमसे रियल रूट्स वाला नहीं पूछेंगे, क्योंकि रियल रूट्स वाले के रूट्स निकालने का तरीका अलग ही होता है। और इसमें 11th क्लास में तुम्हारे पास डेडिकेटेड चैप्टर है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसलिए इसमें से तुम्हें कभी भी रूट्स निकालने के लिए नहीं पूछेंगे, सिर्फ नेचर ही पूछेंगे कि अगर डी की वैल्यू लेस देन जीरो आ रही है तो उसका नेचर क्या होगा, सिर्फ। लेकिन केस वन के लिए तुमसे पूछ सकते हैं कि जब डी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो क्या उसका नेचर होगा, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे और कौन से रूट्स होंगे उसके, ठीक है, वो इसमें पूछ सकता है वो। और सेकंड केस के साथ भी वो पूछ सकता है, थर्ड के साथ नहीं पूछेगा। तो फटाफट से इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आसान सा है, जल्दी से इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन करके इसको समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना हो। तो सबसे पहले डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है तुम्हें, इसको तुम एक काम करो, लीनियर फॉर्म पे लेके आ जाओ। तो लीनियर फॉर्म पे लेके आ सकता हूँ, नहीं लेके आना कोई इशू नहीं होगा, बट मैं लीनियर फॉर्म पे लिख देता हूँ उसको, ठीक है। सो हम यहाँ पे 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि नीचे यहाँ पर देखोगे तो 3 हो जाएगा, राइट, एलसीएम लिया था तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3x² प्लस 6x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब फटाफट से यहाँ पर a की वैल्यू लिखो, 3 हो गई, b की वैल्यू लिखो, 6 हो जाएगी, और c की वैल्यू लिखो, 1 हो जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है, तो d की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या हो गया, b² माइनस 4ac, इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितनी आ रही है। तो b की वैल्यू पुट करो, कितनी हो जाएगी, 6 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 3, और c कितना है 1। तो 6 6 36 माइनस 12, 36 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 24। अब इस 24 को चेक करो, क्या ये जीरो से बड़ा है, जीरो से छोटा है, जीरो के बराबर है, क्या है, इसमें ये चीज चेक करनी, ठीक है। तो तुम देखोगे जो 24 है ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या बताया था, यहाँ देखो, ग्रेटर देन जीरो यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी रियल रूट्स आएंगे, दो रूट्स तो सबके आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तो दो रूट्स होंगे, दोनों रियल होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, ठीक है, अलग 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 होंगे, सेम नहीं होंगे। तो इसका सिर्फ नेचर पूछा है, राइट, डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स। तो तुम्हें रूट्स निकालने नहीं है, निकालना होता तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, ठीक है। तो नेचर क्या हो जाएगा, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचर ऑफ द रूट। नेक्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रूट एग्जिस्ट, यानी कि अगर रूट एग्जिस्ट करता है, फाइंड देम। रूट एग्जिस्ट का मतलब यही है कि फर्स्ट टू केसेस, ठीक है, जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो होगी, लेस देन जीरो वाले के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। सो इसको भी एक काम करते हैं, हम फटाफट से लीनियर फॉर्म पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 14x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू 6 हो गई है, b की वैल्यू -14, एंड जो वैल्यू ऑफ c है वो हो गई है 1। तो इस पे लगाओ b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। b कितना है -14, सो -14 का स्क्वायर कर देना है यहाँ पे, 4, a कितना 6, और c 1 इक्वल टू, सॉरी, इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि नेचर ऑफ रूट हमें निकालना है, तो इक्वल टू 0 नहीं लिखोगे, ठीक है। सो 14 का स्क्वायर कितना होगा हमारा, 14 का स्क्वायर 196, और नेगेटिव है 196 24, ऑलराइट। सो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 172। अब जो 172 है इट इज ग्रेटर देन जीरो, है ना, इट इज ग्रेटर देन जीरो। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या बताया था,
कि अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अलग अलग रूट्स होंगे इसके। ठीक है, तो इसने बोलता है कि नेचर बताना सबसे पहले, तो हम वही लिख देंगे टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स। और रूट्स भी फाइंड करने के लिए बोला है, तो रूट्स फाइंड करने के लिए हमें क्या लगाना होता है, ये वाला फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ध्यान देना, जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसकी वैल्यू 172 है, मैं डायरेक्टली डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे b की वैल्यू डाल दूंगा -14 और -14 डालेंगे b की जगह, तो ये +14 हो जाएगा, प्लस माइनस, तो यहाँ पर 172 डाल देंगे हम रूट के अंदर, 172 अपॉन 2a, a is 6 will become 24। अब इसको सॉल्व करना है बस सिंपली, तो इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे। इससे हो जाएगा 14 प्लस माइनस 172 को हम कैसे लिख सकते हैं, 172 के हम पहले फैक्टर्स निकाल देते हैं और रूट के बाहर निकाल देंगे उसको। ठीक है, जितना भी पोर्शन हमारा रूट के बाहर आ सकता है। सो 172 के निकालो फैक्टर्स यहाँ पे, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 3। अब ये हो गया 43, ये प्राइम नंबर होता है, 43 वन जा, 2 2 आगे 1 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको हम 2 रूट 43 अपॉन 24, इसको सॉल्व कर लो बस। तो दोनों में से एक बार पहले ऐड करोगे, ऐड करके क्या कर लेना, कॉमन ले लेना। मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, मतलब एक स्टेप छोड़ दिया मैंने कि अलग अलग लिखने का, तो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 7 7 प्लस रूट 43 अपॉन 24, और एक बार क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, और एक बार क्या हो जाएगा, 2 फिर से कॉमन ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, 43 अपॉन 24, तो इधर डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 12। तो आंसर हमारा 7 प्लस रूट 43 अपॉन 12 हो जाएगा, और इधर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी है 12, तो 7 माइनस रूट 43 अपॉन 12। तो दोनों को देखो एक बार ध्यान से, तो क्या तुम्हें दोनों एग्जैक्टली सेम नजर आ रहे हैं क्या, नहीं। ठीक है, दोनों अलग आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अलग आ रहे हैं तो हम यहाँ पे चेक करते हैं, हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या बना था, ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 का क्या होता है, रियल होता है, दोनों रियल नंबर ही बनेंगे। एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, तो दोनों रूट्स अलग है। ठीक है, नंबर्स पे मत जाओ कि नंबर इस 7 है, 40 रूट 43 है, 12 है, यहाँ पे भी वही है, लेकिन साइन देखो ना, ये 7 प्लस है और ये 7 माइनस है। ठीक है, तो दोनों के जो, जब हम रूट 43 की वैल्यू डालेंगे, पूरी कैलकुलेशन करेंगे, तो दोनों की वैल्यू अलग, दो वैल्यू अलग ही आ रही होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं होगी। सो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं क्या, नेचर ऑफ रूट्स निकालना, और नेचर निकालने के बाद उनके रूट्स भी हम निकाल सकते हैं। रूट्स निकालना हम पहले से सीख चुके हैं वैसे भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो इस वाले इसके में दे रखा है कि रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स कब आता है, जब डी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, राइट। सो इस इक्वेशन पे जो ए हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, बी जो हो गया वो के हो जाएगा, और जो सी हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब ध्यान दो, इसमें बोला है पहली से रियल है, रियल कब कब होता है, जब डी की वैल्यू 0 होती है और डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। और इक्वल कब होता है, सिर्फ एक ही टाइम पे, जब डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। तो ये दे रखा है, यानी डी की वैल्यू 0 होगी, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस केस में नेचर दे रखा है, तो मैं इक्वल टू 0 जरूर लिखूंगा। ठीक है, तो अब b की वैल्यू कितनी है, k है, तो k का स्क्वायर हो जाएगा -4, a कितना है 2, c कितना है 3 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 equals to 0. So k square equals to 24. So the value of k will be square root 24. Right? The value of k will be square root 24. अब इसको अगर तुम्हें स्क्वायर रूट के बाहर लेके आना है तो तुम लेके आ सकते हो, तो इसको ऐसे लिख देना 2 √6। दिस इज द वैल्यू ऑफ k।
तो ऐसे ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, हाँ, और बहुत सिंपल है, तुम्हें दिख रहा है। बस वो तीनों केसेस को ध्यान ध्यान पे रखना, सारे क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन p plus 1 x square minus 6 p plus 1 x plus 3 p plus 9 equals to 0 p not equals to minus 1 has equal roots। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें दे रखी है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो दे रखी है, इसको देख के डरना मत, ठीक है, सिंपल है ये कौन सा ए होगा कौन सा बी होगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं, p प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब तुम्हें ए बी सी निकालना है, राइट, कि ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो ए कहाँ पे आता है एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ढूंढो पहले। तो एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर, उसके साथ क्या आ रखा है, p प्लस 1 आ रखा है, तो ये p प्लस 1 ए की वैल्यू है। बस ये करना है, ठीक है। सी ढूंढो, सी के साथ बी आता है, तो ये हो जाएगा, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद सी क्या हो जाएगा, जो बचा हुआ होगा वो सी वाला पोर्शन हो जाता है, ठीक है। तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 p प्लस 9। So now what you have to do next is you have to see whether the root has been given or not। ठीक है, तो नीचे तुम्हें कुछ ना कुछ दे दिया होगा रूट का, जैसे कि हैज इक्वल रूट्स यहाँ पे बोला है। तो इक्वल रूट्स का मतलब क्या होता है कि यानी डी की वैल्यू 0 के बराबर है। तो डी का मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, इक्वल रूट्स का मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को डालना, पुट करना, क्या कर दो, शुरू कर दो डिस्क्रिमिनेंट में। तो b कितना है, -6 p प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है, -4a। what is a is p plus 1 and what is c is 3 into 3 p plus 9, it will be equal to 0। सो -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, और p प्लस 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा p प्लस 1 का। यहाँ पे क्या करेंगे, 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाएगा 12 p प्लस 1 p प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब तुम देखोगे यहाँ पे फर्स्ट एक टर्म बन रहा है और ये एक पूरा सिंगल एक टर्म बन रहा है, ठीक है। दोनों पे देखोगे p प्लस 1 और इधर भी p प्लस 1, ये कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम p प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, p प्लस 1 को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 36 बच जाएगा और एक p प्लस 1 बच जाएगा। इवन हम सिर्फ p प्लस 1 नहीं, हम एक काम करते हैं, 12 भी कॉमन ले लेते हैं, राइट, 12 भी कॉमन ले लेते हैं। तो 12 भी, 12 p प्लस 1 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे, 3p प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे 1 बचेगा, 12 पूरा बाहर आ गया, तो p प्लस 1 ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 12 बाहर आ चुका है, p प्लस 1 बाहर आ चुका है, तो p प्लस 9 बचेगा। तो माइनस p प्लस 9, p प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 12 p प्लस 1 और यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास, 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो अब हम क्या कर सकते हैं, 12p प्लस 1 को दूसरी साइड भेज देंगे। तो 12p1 को अगर हम दूसरी साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3p प्लस 3 माइनस p माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होगा। So 3p and minus p will become 2p and plus 3 and minus 9 will become minus 6 equals to 0. So 2p equals to 6, p equals to minus 6 upon 2. So the value of p will be, sorry, it will be plus 6. So value of p will be 3. So the value of p is 3। अब p का क्या बोला था इसने कि has equal roots, it has equal roots, therefore both the values of p will be 3 only। so हमें दोनों वैल्यूज को अलग अलग चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, जो हमारे रूट्स है, जो रूट्स है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल रूट्स आ रही है, ठीक है, वो इक्वल रूट्स आएंगे, यानी कि दोनों रूट सेम ही होगा, तो यानी दोनों वैल्यू 3 होगी। तो कोई सा भी कंसिडर कर लो, बात तो एक ही है।
राइट। सो यहाँ पे हमारी जो p की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, दूसरा निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि वो इक्वली आना है, वो भी 3 आएगा। सो अब ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेजन 1 प्लस एम स्क्वायर फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेजन जो गिवन होगा, इसमें देख सकते हो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है ये चेक करो, ये पूरा a हो जाएगा, x के साथ चेक करो ये यहाँ तक 2mc क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और ये जो बचा हुआ है ये पूरा c हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ a इज 1 प्लस एम स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ b इज 2mc and the value of c is c square minus a square. You have to prove that c square equals to a square bracket 1 plus m square. Okay, and you have been given that the quadratic equation has equal roots. So that means the discriminant, the value of d is equal to 0. The value of d is b square minus 4ac. It will be equal to 0. So अब हम b की जगह 2mc लिख देंगे, 2mc का होल स्क्वायर minus 4a. What is a? 1 plus m square. And what is c? c is c square minus a square equal to 0. Now we will solve it. 2 square 4 हो जाएगा, m square c square हो जाएगा, माइनस 4। हम क्या करते हैं, पहले इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में 4 को हम कॉमन ले लेंगे फिर, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा ये सी स्क्वायर 1 इंटू सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, फिर 1 को माइनस ए स्क्वायर के साथ करेंगे तो ए स्क्वायर बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और एम स्क्वायर को करेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर, सी स्क्वायर एम स्क्वायर, एम स्क्वायर सी स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हो, और ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो इसमें से और इस पूरे में से हम 4 को कॉमन ले लेते हैं। 4 जब हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास एम स्क्वायर सी स्क्वायर बनेगा, और 4 कॉमन लेने के बाद इधर ही लिख देते हैं चलो। सो ये माइनस सी स्क्वायर, ये माइनस साइन सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये साइन को इंटरचेंज कर देगा, सी स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 को दूसरी साइड भेजेंगे वो 0 हो जाएगा। सो इट विल बी एम स्क्वायर सी स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, आगे पीछे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि वो, तो ये देखोगे तो ऑपोजिट साइन में दोनों, ठीक है, तो ये कट जाएंगे, ये पूरा कट जाएगा। सो अब वी आर लेफ्ट विद माइनस सी स्क्वायर, 4 उधर जाके 0 हो गया तो माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर। हमें प्रूफ क्या करना है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यानी कि हमें सी स्क्वायर को पॉजिटिव करना है, सी स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए मुझे उसको क्या करना होगा, इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाना होगा। सो सी को अगर मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो इट विल बिकम पॉजिटिव, और ए हमारे जो बचे हुए थे वो उसी पोजीशन पे ही है, ए स्क्वायर। नाउ अब प्रूविंग देखो, जब भी प्रूव करना होता है ना हमेशा देखते चला करो कि प्रूव करना क्या है। तो सी स्क्वायर चाहिए था पॉजिटिव, सी स्क्वायर मिल गया यहाँ पे पॉजिटिव, ए स्क्वायर चाहिए और ब्रैकेट में 1 प्लस एम, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है ए स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में 1 माइनस एम, कुछ साइन मिस्टेक है आई गेस, हाँ ओके। सो मैंने यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है, ये जो माइनस था सबके साथ मल्टीप्लाई हुआ था, इसके साथ नहीं हुआ था, तो इसके साथ करके प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, सो इट विल बिकम 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हम कर चुके हैं, दैट्स इट। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, कैसे हम नेचर ऑफ द रूट्स निकालते हैं और उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं। जितने क्वेश्चंस हम, जो मैं वीडियोस में कवर करता हूँ क्वेश्चंस, वही क्वेश्चंस उसी टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं वो तुम्हारे एग्जाम पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस तुमसे पूछे जाएंगे। इवन ये इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है जो पहले आ चुके हैं, ठीक है, सो कुछ फालतू के क्वेश्चंस इसमें नहीं डाले जा रहे हैं, जो भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेता हूँ और उसी को सॉल्व करता हूँ। सो आई होप कि तुम्हें ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। नाउ अब हम जो करने वाले हैं नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। क्यों? उसमें से क्वेश्चन गारंटीड आएगा ही आएगा, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकते हैं उसमें से, ठीक है, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें से आते आते हैं। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं
वो सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। नंबर से रिलेटेड जो होते हैं, एज से रिलेटेड, स्पीड से रिलेटेड जो होते हैं हमारे, ठीक है, वर्क से रिलेटेड, वो पाइप वाले जो क्वेश्चन होते हैं कि स्विमिंग पूल पे दो पाइप लगा रखे, एक बड़े डायमीटर का, छोटे डायमीटर का, ठीक है। सो वर्क वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, वो सारे टाइप के क्वेश्चन, उन्हीं में से कुछ दो क्वेश्चन वो उठा के दे देंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कवर करने वाले। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, मिस नहीं करना, बिल्कुल स्किप नहीं करना उस पार्ट को। क्यों नहीं करना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आना गारंटीड है। हो सकता है तुम्हारे इसमें से जितना भी अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक पढ़ा, उसमें क्या है कि उसमें से कुछ क्वेश्चंस कभी कभार होते हैं, पूछ लेते हैं, कभी नहीं पूछते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, उससे श्योर शॉट आते आते गारंटीड है कि आएंगे ही आएंगे। तो वो तुम्हें करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। बाकी ये जितना भी अभी हमने पढ़ा, वो उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बेस बनाया है हमने। तो जितना भी कुछ हमने यहाँ पे समझा है, पढ़ा है, वो सारी चीज हम वहाँ पे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे।